नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और सिंधिया पर करारे वार की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बढ़ती मुसीबत की, बात करेंगे प्रेस की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, हनुमान जयंती पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों की, जानेंगे मोदी सरकार के खिलाफ किसान मजदूरों ने क्यों बोला हल्ला, क्यों कर्नाटक में डगमगा रही है बीजेपी की सत्ता, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी संसद में मचे सियासी घमासान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले इतिहास को बदलने की हो रही है कोशिश। बिहार विधानसभा में गूंजा नालंदा सासाराम में हुए टकराव का मामला, हंगामा करने पर बीजेपी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को मार्शलों ने किया सदन से बाहर। पीएम मोदी ने चुनावी अभियान को दी धार, 8 और 9 अप्रैल को कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 583 अंकों की बढ़त के साथ 59,689 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 159 अंक उछलकर 17,557 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंबे समय तक कांग्रेस में रहकर सत्ता का सुख लिया और कांग्रेस जैसे ही विपक्ष में पहुंची तो कांग्रेस छोड़ गए। सिंधिया बीजेपी में हैं तो आजाद पीएम मोदी के मुरीद बने हुए हैं और कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। तो क्या कहा सिंधिया और आजाद ने और क्या जवाब दिया कांग्रेस ने, जिससे इन दोनों नेताओं की बोलती बंद हो गई? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद 5 दशक तक कांग्रेस में रहे और अब कांग्रेस छोड़ने के बाद पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। उनकी किताब आजाद ऑटोबायोग्राफी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया है। नेहरू, इंदिरा से लेकर राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल को सूरत कोर्ट में मिली सजा को सही ठहराते हुए कहा कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद 50 साल तक जिन विचारों से लड़े, आज उसी नजरिए के ताबेदार बन गए हैं। एक कार्यकर्ता को कांग्रेस ने कद्दावर नेता बनाया। आज उनकी बातों से लग रहा है कि वो आजाद नहीं गुलाम हो गए हैं। जो 50 साल में कांग्रेस का नहीं हुआ वो दूसरे का भी नहीं होगा। दूसरी ओर सिंधिया को लेकर पवन खेड़ा ने कहा उनकी सोच में आज भी राजशाही ही झलक रही है, जबकि नेहरू, पटेल और बाबा साहेब ने राजशाही को समाप्त कर दिया था। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा सिंधिया बीजेपी में नए आए हैं, वो बीजेपी में वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो मनीष तिवारी ने भी सिंधिया के बयान पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेरा है। कांग्रेस को घेरने चले थे, खुद ही घिर गए और अब सिंधिया और आजाद से जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस को घेरने की कोशिश तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर रहे हैं, लेकिन नड्डा का दांव उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या नड्डा माफी मांगेंगे? जिस ओबीसी वर्ग का हवाला देकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है, उसी ओबीसी वर्ग ने जेपी नड्डा को नोटिस थमा दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को चोर कहकर संबोधित किया था, जिससे ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ। वास्तव में मोदी ओबीसी वर्ग में आते ही नहीं है, ये हम नहीं बल्कि खुद ओबीसी वर्ग कह रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ज्ञान भी ओबीसी महासभा ने बढ़ाते हुए इस वर्ग के बारे में जानकारी दी। मामले में अब जेपी नड्डा पर मानहानि का केस भी हो सकता है। अब राहुल से नहीं बल्कि जेपी नड्डा से ओबीसी महासभा माफी की मांग कर रही है। ग्वालियर ओबीसी महासभा ने नड्डा को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। नोटिस के हवाले से बताया गया है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने ट्वीट में ओबीसी महासभा का अपमान किए जाने की बात कही है। इस ट्वीट को आधार मानकर ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य की ओर से जेपी नड्डा को नोटिस भेजा गया है। महासभा का तर्क है कि मोदी सरनेम ओबीसी के रूप में कहीं दर्ज नहीं है, ना तो गुजरात और ना ही केंद्र सरकार की सूची में ओबीसी वर्ग में मोदी सरनेम कहीं दर्ज है। राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कि ओबीसी वर्ग का। इसलिए राहुल गांधी के मुद्दे पर ओबीसी विवाद में मोदी सरनेम के नाम पर ओबीसी वर्ग को नहीं घसीटा जाए। ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है, कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर ये बताया कि राहुल गांधी ने मोदी जी को चोर कहा है। ये मोदी जी का अपमान है। मैं जेपी नड्डा से ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र की ओबीसी की सूची में मोदी जी के नाम की कोई सूची नहीं है। गुजरात में जहां मोदी जी की जाति का कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या कारण है कि आप ओबीसी को एक ढोलक की तरह हर तरफ से बजा रहे हैं? तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का दाव अब बीजेपी पर ही उल्टा पड़ने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष मुश्किल में है।
मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। वैसे भी आजकल कोर्ट के फैसले सरकार की मुसीबतें बढ़ाते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा। मामला प्रेस की स्वतंत्रता का है, तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज मलयालम न्यूज चैनल पर लगे केंद्र सरकार के बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों और कदमों की आलोचना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें केंद्र ने सुरक्षा कारणों से चैनल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी थी। न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मीडिया वन न्यूज चैनल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दावे बिना किसी आधार के नहीं होने चाहिए, इसके पीछे एक मजबूत फैक्ट होना चाहिए। CJY चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे टेररिस्ट लिंक साबित हो। ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिससे साबित हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था प्रभावित हुई हो। CJI ने आगे कहा कि सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खुफिया नहीं कहा जा सकता। इससे लोगों के अधिकारों और उनकी आजादी पर असर पड़ता है। सरकार को सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लोगों को अधिकार छीनने के लिए नहीं उठाया जा सकता। गृह मंत्रालय ने इस मामले में मनमाने ढंग से ये मुद्दा उठाया है। हम सरकार को ऐसे कदम नहीं उठाने दे सकते जिससे प्रेस हर हाल में उसे समर्थन करे। सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक देश मजबूती से चलता रहे, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। लोकतांत्रिक समाज में इसका किरदार काफी अहम होता है। ये देश की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी से साफ हो गया कि अब देश में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। प्रेस की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा होना तय है। मुश्किल में तो अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी के दिन हुए टकराव पर अब जमकर राजनीति हो रही है और इसको लेकर गृह मंत्रालय विपक्ष के निशाने पर है, जिसके बाद 6 अप्रैल को होने वाली हनुमान जयंती को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट दिखाई दे रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात सहित कई राज्यों में सांप्रदायिक टकराव हुआ। कुछ स्थानों पर अभी भी धारा 144 लागू हुए। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर रखी हैं। इस बीच अब हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है। पिछले दिनों हुई घटनाओं से सबक लेते हुए केंद्र सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है। इसलिए पहले ही सभी राज्यों को त्योहार के दौरान कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस बार कोई भी इस तरह की घटना न हो। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में उन सभी फैक्टर्स पर नजर रखने को कहा गया है जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। एडवाइजरी में राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। गृह मंत्रालय हनुमान जयंती की तैयारी को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर रहा है। सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं हनुमान जयंती को लेकर बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखे और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई है, वहां हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा ना निकाली जाए। कल हनुमान जयंती है और कल ही गृह मंत्रालय की अग्नि परीक्षा है। परीक्षा तो किसान भी मोदी सरकार की ले रहे हैं। आज भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में डेरा डाला। तो क्या है किसानों की मांग और क्यों किसानों के मुद्दे पर सरकार है मुश्किल में, देखते हैं ये रिपोर्ट। जब जब देश में कोई बड़ा आंदोलन छिड़ा है तब तब रामलीला मैदान उसका गवाह बना है। चाहे बात अन्ना आंदोलन की हो या फिर पूर्व सरकारी कर्मचारियों का अपने हक की हुंकार को उठाकर उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर किया हो, अब उसी रामलीला मैदान से अन्नदाता हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। केंद्र की नीतियों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान रामलीला मैदान पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय कृषि कामगार यूनियन के सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये रैली देश के श्रमिकों की बढ़ती नाराजगी का द्योतक है। सैकड़ों की तादाद में श्रमिकों, किसानों और कृषि कामगारों ने देश के अलग अलग हिस्सों में से आकर इस प्रदर्शन में शिरकत की। रैली में जिन राज्यों से श्रमिक और किसान पहुंचे उनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात शामिल हैं।
श्रमिकों ने सरकार से ऐसी नीतियों की मांग की है जो उनके और उनके बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एक सम्मानित जीवन तक पहुंच को आसान बनाने वाली हो। ये प्रदर्शन मोदी सरकार की परेशानी को बढ़ाने वाला है, क्योंकि महज 15 दिन के भीतर दिल्ली में किसान संगठनों का ये दूसरा बड़ा आंदोलन है। इससे पहले पिछले 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के किसान दिल्ली की रामलीला मैदान में जुटे थे। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी और अब एक बार फिर से किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है, जिसके बाद ये देखना होगा कि सरकार उन्हें कैसे मनाती है। किसानों के इस हल्ला बोल से सत्ता पर काबिज बीजेपी बैकफुट पर है, तो कर्नाटक में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है, तो वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी पर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जहां कमजोर होती है, वहां वो विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, और ऐसा ही कुछ वो कर्नाटक में करने का प्लान बना रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और अब कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरते हुए दावा किया है कि राज्य में ईडी और सीबीआई की एंट्री होने वाली है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे विपक्षी दलों पर पड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी की सक्रियता की खबरें उन्हें मिल रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों के खिलाफ छापेमारी के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा है। चुनावी राज्य में भाजपा में लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पास पुख्ता जानकारी है। पीएम मोदी ने अपनी आखिरी शस्त्र का प्रयोग करने का फैसला कर लिया है, जो बुरे तरीके से विफल होगा। आगे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। हम सभी उन नौकरशाहों, आईटी और ईडी के अधिकारियों से भी आह्वान करते हैं जो केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार की ओर से आप जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसका हिसाब लिया जाएगा। फिलहाल तो केंद्रीय एजेंसियों के टारगेट पर कांग्रेस के नेता ही हो सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में अगर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी होती है, तो सुरजेवाला का ये दावा अपने आप सटीक साबित होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद में मचे सियासी घमासान की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गए। बजट सत्र का समापन कल यानी 6 अप्रैल को होना है। समापन से पहले दोनों सदन चलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता और विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार 14वें दिन आज भी संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा में आज सदन की कार्रवाई शुरू होने पर कांग्रेस और डीएमके सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए। हंगामा होने की वजह से पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद में हुए हंगामे को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीजेपी नेताओं पर बरसते नजर आए। खड़गे का साफ कहना है कि मोदी सरकार अडानी मुद्दे से बचने के लिए संसद नहीं चलने दे रही है। उधर राज्यसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस और अन्य सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए। बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा की कार्रवाई डिजिटल रूप से संचालित की। इससे एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है और राज्यसभा ने कागज मुक्त होने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। कल संसद का आखिरी दिन है। ऐसे में अगर यही हालात बने रहे तो कल भी संसद ठप रहने वाली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।